This program is sponsored by राष्ट्रीय इलायची, टशन का जश्न। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में माओवादी समस्या एक ऐसी समस्या जो राज्य गठन के साथ ही राज्य को विरासत में मिली, उसके खात्मे के लिए सरकारें आई और गई, कोशिशें की गई, लेकिन धरातल पे वो स्तर पे कोशिशें नहीं हुई जिससे इस गंभीर समस्या से निजात मिल सके। मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने अब एक नई पहल करते हुए नक्सलियों के पुनर्वास नीति को लेकर उन्हीं से सुझाव मांग लिया है कि आपको अगर पुनर्वास करना है, मुख्य धारा में लौटना है, तो क्या कुछ इस नीति में, क्या नियम में होना चाहिए, आप ही इस पे सुझाव दे दीजिए। इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को जगदलपुर में मेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी कर एक बार फिर से एंटी नक्सल ऑपरेशन की ओर एक कदम आगे बढ़ा दिया। यह देश भर में पहली बार होगा जब कोई राज्य सरकार नक्सलियों से ही मुख्य धारा में जुड़ने, पुनर्वास को लेकर सुझाव मांग रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल की सरकार ने पुनर्वास नीति में परिवर्तन किया था, मगर नक्सलियों से ही सुझाव पहली बार मांगा जा रहा है। दरअसल जो नक्सली सरेंडर करते हैं उनको उनके रैंक के हिसाब से राशि और सुविधाएं दी जाती हैं। इतना ही नहीं, रैंक के अनुसार ही नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त घर और मुफ्त जमीन भी दी जाती है। नक्सली पुनर्वास नीति में बदलाव पर सीएम विष्णुदेव साय कहते हैं कि भाजपा सरकार नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। नक्सली मारे जा रहे हैं और गिरफ्तारी भी हो रही है। पुनर्वास नीति को और अच्छे से बनाना चाह रहे हैं ताकि नक्सली मुख्य धारा से जुड़े। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम जो गृह मंत्री भी हैं, विजय शर्मा ने कहा, सुना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हर एक दिशा में सुझाव लेने का प्रयास है। छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अब भी अच्छी है, पर उसमें नया कुछ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा देश देख रहा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार एनकाउंटर में नक्सली मारे जा रहे हैं, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी हो रही है। और हम पुनर्वास नीति को और अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि नक्सली विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और आत्मसमर्पण करें। सुझाव लेने की कोशिश इसमें हम लोग कर रहे हैं और सब कुछ हो जाने के बाद उस पर पूरी प्रक्रियागत, मतलब अभी भी छत्तीसगढ़ की पुनर्वास नीति अच्छी है, नहीं, परंतु उसमें और क्या अधिक अच्छा हो सकता है, इसकी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में फिर माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे। एक तरफ राज्य सरकार नक्सल पुनर्वास को लेकर नक्सलियों से ही सुझाव मांगकर देश भर में नजीर पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैज सरकार को कंफ्यूज करार दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए दीपक बैज सरकार के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि सरकार को पहले नक्सल नीति पर बात करना चाहिए, फिर पुनर्वास पर। राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार को अभी भी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि पहले स्पष्ट ये करे पुनर्वास नक्सल नीति पे सरकार का आखिर क्या योजना है, क्या नक्सल नीति इन्होंने क्या नक्सल नीति बनाए। नंबर एक, पहले नक्सल नीति स्पष्ट करे, फिर पुनर्वास नीति पे बात करें। क्या अभी तक नक्सलियों से बातचीत हुआ है? क्या अभी तक युद्ध विराम हुआ है? क्या अभी तक नक्सलियों से कोई चर्चा हुई है? क्या स्पष्ट करें इस पे। राज्य के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को नक्सली समस्या विरासत में मिली। साल दर साल सरकारें आई और गई, मगर समस्या कमोवेश जस की तस बनी रही। एंटी नक्सल ऑपरेशन से लेकर समर्पण नीति पर कई बार गंभीर सवाल भी उठे, मगर अब एक बार फिर से नई सरकार, सूबे की साय सरकार नक्सलियों की पुनर्वास नीति में परिवर्तन के लिए नक्सलियों से ही सुझाव मांग रही है। इसका असर आगामी दिनों में क्या होगा, वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
BSTV छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर एक तरफ सरकार सुझाव मांग रही, दूसरी तरफ सियासत के गलियारों पे इस पे चर्चा तेज हो चुकी है, इसलिए क्योंकि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीधे तौर पे सवाल उठाते हुए सरकार को कंफ्यूज बता दिया है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक है। श्रीचंद जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। सुरेंद्र जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पे इनकी पैनी नजर होती है। शशांक जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्यों सरकार के इस पहल को आप लोग कंफ्यूजिंग बता रहे हैं? अगर सरकार नक्सलियों से ही, जिन्हें पुनर्वास होना है, जिन्हें मुख्य धारा में लौटना है, अगर उनसे ही सुझाव मांगा जा रहा है, तो सियासत क्यों इस पे? लगभग 5 महीने हो गए विष्णुदेव साय जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ में आए। आपने तरह तरह के बयान सुने होंगे। प्रदेश के गृह मंत्री कभी बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करेंगे, कभी जाके लाल भाजी खाने की बात करते हैं, और अब ये गूगल फॉर्म का जो नौटंकी है। देखिए, सबसे पहली बात, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। एक तरफा बातचीत संभव ही नहीं है। ये बताए कि क्या ये वातावरण है, क्या नक्सलियों के तरफ से ऐसा कुछ सूचना आया है कि वो हिंसा को छोड़ के संविधान पर भरोसा करने के लिए तैयार है? इस तरह से उलझुल बात करके ये शहादत का अपमान कर रहे हैं, सुरक्षा बल के शौर्य को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, देखिए, जो सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी त्रासदी अवधेश जी जो भोगता है, वो वहां के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय आदिवासी हैं। आपको याद होगा 2003 से लेकर 2018 तक लगभग 2600 शहादत हुई थी, उसमें 1600 से ज्यादा स्थानीय आदिवासी थे। जब से शायद सरकार बनी है, देखिए, हमारी सरकार आई तो जस्टिस पटनायक कमेटी का गठन किया गया, न्यायिक आयोग बना, 1379 फर्जी प्रकरण पाए गए जिसमें रिहाई हुई। अब एक बार फिर से वही दमन का दौर शुरू हो गया। 1 तारीख को इस साल के 1 जनवरी 2024 को 6 महीने की बच्ची को क्रॉस फायरिंग में गोली लगती। आज तक मुआवजे का कोई प्रावधान ये कर पाए? ये पुनर्वास की बात करते हैं। 25 फरवरी को कांकेर के कोयली बेड़ा में 4 आदिवासियों की हत्या हो गई। उसके परिजनों ने मनरेगा का जॉब कार्ड और उनका आधार कार्ड, तमाम चीजें सार्वजनिक करके वो बताया कि वो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले श्रमिक थे। आज तक मुआवजे की बात उनकी की सरकार ने? बीजापुर में 6 आदिवासियों को गोली लगी। हाल ही में बीजापुर में एक महिला के कमर में गोली लगी। मैं ये नहीं कहता कि जानबूझ के यह हुआ है, लेकिन उनके भी मुआवजे का प्रबंध करना सरकार का दायित्व है। उस दिशा में ये क्या काम किए? भारतीय जनता पार्टी के नेता संशय की स्थिति में अवधेश जी ये तय नहीं कर पा रहे हैं, न इनकी नीति है न नियत। ये केवल गाल बजा के नक्सलवाद को नियंत्रित करने का जो ढोल पीट रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कोई आधार हो तो बताएं, सरकार के पास क्या इनपुट है, क्या? मैं जवाब ले लेता। सुंदरानी जी, बड़ा गंभीर विषय है। आप सरकार के अंग रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है, जरा गंभीरता से बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी इस प्रयास को नौटंकी करार दे रही है, कहती है कि कोई आधार नहीं आप लोगों के पास, केवल जुबानी खर्च के अलावा। सुंदरानी जी। डॉक्टर अवधेश जी, जो नौटंकी करते हैं ना, उनको नौटंकीबाज नजर आते हैं। और नक्सलवाद पे अगर ये नौटंकी की बात कर रहे हैं तो इनकी गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति यहीं से दिखती है। नक्सलवाद के मुद्दे पर जिस प्रकार से हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पिछले 4 महीने में जो परिणाम दिए, 100 से अधिक नक्सली गोली के शिकार हुए, मारे गए, 400 से अधिक नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। आज शौर्य पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हमारे जवानों के ने जो प्रयास किए नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में जो कदम आगे बढ़ाया, उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अगर हमारे गृह मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी आज पुनर्वास नीति पे अगर बात कर रहे हैं कि हम नक्सलियों से सुझाव मांग रहे हैं, हम 2 ट्रैक पे काम कर रहे हैं। एक तो गोली का जवाब गोली से देंगे। हम अगर नक्सलवाद के प्रति कभी नरम रुख हमने कभी नहीं अपनाया। ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र रहा। कभी नक्सलवाद के खिलाफ इनकी आक्रामकता नहीं रही। ये भटके हुए लोग कहने लगे, चाहे राहुल गांधी से लेकर दिग्विजय सिंह जी से लेकर भूपेश बघेल जी तक, ये नक्सलवाद के प्रति हमेशा नरम रुख अपनाते रहे, हमेशा नक्सलियों के प्रति नरम बात करते रहे, कहीं न कहीं साठ गांठ से सरकार चलाते रहे। लेकिन 5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया छत्तीसगढ़ का।
आज बड़े पैमाने पे अगर नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में कोई कदम उठा रहा है, आज दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ रही है नक्सलवाद को। आज भी हमें गर्व होता है हमारे जवानों पे, 8 नक्सली आज भी मारे गए हैं साहब, और आप देखिएगा लगातार ये क्रम चला रहेगा। लेकिन हम चाहते हैं, हम अवसर देना चाहते हैं नक्सलियों को, अगर वे पुनर्वास के लिए आगे आएंगे और वो कोई सुझाव देंगे और सरकार के मानने योग्य होगा तो हम 4 कदम आगे बढ़कर उनके सुझाव को मैं लौटूंगा। मैं शशांक जी का रुख कर, शशांक जी, ये दुर्भाग्य है 23 साल के छत्तीसगढ़ के इतिहास में सैकड़ों घटनाएं, हजारों प्रयास किए गए, लेकिन धरातल पे सफलता उस स्तर पे नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद लोगों को थी। सवाल यह है कि एक दल सरकार के एक दल के प्रयास को नौटंकी करार दे देती है तो दूसरी दल एक दल के प्रयासों को नक्सलियों से साठगांठ कह देती है। कैसे इस समस्या का समाधान होगा? देखिए अवधेश जी, ऐसा है कि ये समस्या जब से शुरुआत हुई है तब से ये भ्रम की स्थिति बनी रही है कि इसका आखिर मूल क्या है और ये समस्या का समाधान कैसे होगा, और इसीलिए ये समस्या नासूर का रूप ले चुकी है। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस झीरम घाटी को कभी भूल नहीं सकती जो 2 दिन बाद उसकी जो बरसी मनाई जाएगी। कितने बड़े बड़े नेता खोए हैं। मुझे लगता है कि नक्सलवाद को लेकर जो राजनीतिकरण हो रहा है, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। पहली बात तो यह है, मैं आपसे कह दूं कि अगर मान लीजिए कि सरकार कहती है कि नक्सली सुझाव दे पुनर्वास के लिए, तो मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा बड़ा अतार्किक सा लगता है, क्योंकि जब नक्सली बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो तो गोली चला रहे हैं और हाथ में बंदूक लेकर काम कर रहे हैं, तो वो सुझाव क्यों देंगे पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण के लिए? वो तो जो नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, उनके दल को छोड़कर जो पुलिस की शरण में आ जाते हैं, उनके जान के प्यासे हो जाते हैं, उनके जानी दुश्मन हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या आज अगर आप आत्मसमर्पण की नीति में देखेंगे तो जो आत्मसमर्पण करते हैं उनकी एक मांग रहती है कि भई हम उसी क्षेत्र में नहीं रहना चाहते जहां हम रहते थे, क्योंकि हमको आज नहीं तो कल नक्सलियों की गोली का, नहीं तो उसकी किसी धारदार हथियार का हमको निशाना बनना पड़ेगा। तो एक जो पुनर्वास नीति की एक शर्त तो ये होनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं उससे दूर कहीं उनकी मनपसंद जगह पर उनका पुनर्वास किया जाए। दूसरी बात, जो कांग्रेस जिस तरह की बात कर रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी उसी तरह प्रताड़ित है जो देश के दूसरे लोग हैं। मर कौन रहा है, गोली चला कौन रहा है, चाहे नक्सली गोली चला रहे हों चाहे सुरक्षा बल गोली चला रहे हैं, दोनों आदिवासी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आते हैं। तो हमको वहां की संस्कृति, वहां के लोगों की अगर जान की रक्षा करनी है तो राजनीति से ऊपर उठकर आपको, मुझे लगता है कि काम करना चाहिए। और ये काम डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में हुआ था। एक क्लोज डोर बैठक हुई थी विधानसभा में पूरे दिन, और उस पर एक सहमति बनी थी, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी सारे विधायक शामिल थे। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी जो विरोधी का जो एक भूमिका होती है विपक्ष की, उसको कम से कम नक्सलवाद जैसे गंभीर विषयों पर त्याग कर मिलकर कैसे किया जा सकता है, ये तो कांग्रेस पार्टी को भी सुझाव देना चाहिए कि इसमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ा देता हूं। शशांक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कम से कम ऐसे गंभीर मुद्दे पे सियासत के अलावा परिणाम मूलक संवाद होना चाहिए, चाहे आप सरकार से कीजिए, मीडिया से कीजिए या किसी भी माध्यम से कीजिए। लेकिन सवाल यह है ना कि अगर आज दीपक बैज जी उसमें खामियां निकालते हैं, वो कहते हैं कि पहले एंटी नक्सल ऑपरेशन क्या है, वो नीति क्या है, वो स्पष्ट होना चाहिए। तो कम से कम सुझाव तो आप दीजिए। दीपक बैज जी बस्तर से सांसद है, 2 बार विधायक वहां से चुने गए हैं, कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी त्रासदी झेली है नक्सलवाद के खिलाफ। निश्चित तौर पर अवधेश जी, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने 5 साल में अपने काम से प्रमाणित किया। जो विकास, विश्वास और सुरक्षा को लेकर योजनाएं बनाई थी, 68% नक्सल घटनाओं में और 80% शहादत में कमी आई। उस नीति को और कैसे बेहतर ढंग से लागू किया जाए, उस दिशा में सोचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शशांक जी ने कही, जो ये कुतर्क कर रहे हैं, जो अतार्किक बातें जो है मंत्री, गृह मंत्री जैसे व्यक्ति जिस प्रकार से कह रहे हैं, उनसे सुझाव मांग रहे हैं पुनर्वास के लिए, ये तो बात की बात है। पहले वो मूल धारा में आए तो पहले वो संविधान का जो है वो सम्मान करना तो सीखे, उसको माने तो सही, ये बात की बात है।
आज जिस प्रकार से असमानता बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार के समय आपने देखा जब इसी तरह से डबल इंजन की सरकार थी, नंदराज पर्वत को अडानी को बेचे, जिस तरह से एनएमडीसी पहले विधानसभा चुनाव के समय तमाम भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता आके कहते थे नहीं बिकेगा, आज दीपम की साइड खोल के देख लीजिए, नगरनार का प्लांट ये सेल लगा के रखे। तो जो असमानता बढ़ाने का काम भाजपा की सरकारों में हो रहा है उसको रोकने की जरूरत है। जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित करने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधान को शिथिल किया गया, जिस तरह से पूंजीपतियों के लाभ के लिए नियम बना रहे हैं और जिस वो डर का माहौल बनाया जा रहा है वो गलत है। पहली बात, बिना विकास के, बिना वहां के आदिवासियों की सहभागिता के आप किसी भी निर्णय में सफल नहीं हो सकते। विश्वास जीतना है तो सबसे पहले वहां के स्थानीय आदिवासियों का जीतना पड़ेगा। जितने मुठभेड़ हुए जांच क्यों नहीं कराते, जांच से क्यों भाग रहे हैं ये पीछे? सुरेंद्र जी मैं लौटूंगा। दरअसल आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बिना विकास के धरातल पे कैसे संभव होगा कि माओवादियों का खात्मा हो। एक डेटा सामने निकल के मैं उसका जिक्र कर देता हूं, दर्शकों को बता देता हूं। सरकार ये दावा कर रही है कि पिछले 4 माह में 17 मार्ग में 98 किलोमीटर, 2 पुल और 103 पुलिया का जो निर्माण कार्य है उसे पूरा करा लिया गया है, इसलिए जो वहां तक विकास पहुंच रहा है। सरकार की ओर से एक और दावा है, उसका भी मैं जिक्र कर देता हूं कि जो पुअर्ती गांव है, हिड़मा का पैतृक गांव माना जाता है, वहां पे जाके सरकार ने कैंप लगा दिया। कल ही हमारे सुकमा के संवाददाता नवीन कश्यप है, वो सुकमा के सिलगेर जाते हैं जहां पे पिछली सरकार में 1.5 साल तक लोगों ने सड़क पे बैठ के आंदोलन किया। उसी सिलगेर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर कैंप लगाया जाता है 7 दिनों के लिए। लोग कतारबद्ध होकर उस योजना का लाभ लेते हैं। सरकार पहुंचने की कोशिश तो कर रही है। सकारात्मकता का अगर देखी जाए तो उस जगह पे बतौर विपक्ष, बतौर राजनीतिक दल आपकी और सहभागिता बेहतर होनी चाहिए, ताकि जो पुअर्ती तक पहुंचा है वो टेकलगुड़ा तक पहुंच सके, वो और आगे जाके अंदरूनी क्षेत्र में माड़ के क्षेत्र तक पहुंच सके। सुरेंद्र जी, अवधेश जी आप इस बात के गवाह हैं कि जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग जो था वो 15 साल रमन राज में बंद थे। उसको शुरू किसने करवाया, कब वो जाके शुरू हुआ? 78 सुरक्षा कैंप जो है भूपेश सरकार ने स्थापित किया, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी। 314 स्कूल नक्सलवाद का डर दिखा के जो 15 साल में बंद हुए थे उनको भी शुरू कराया। जगदलपुर में एकमात्र मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, कांकेर और गीदम में मेडिकल कॉलेज कब खुले ये भी देखना होगा। और जिस तरह से इनके विकास के मायने क्या है, ये 60 घाट की बात करते हैं। धर्मेंद्र चोपड़ा भाजपा सांसद की गाड़ी से गिरफ्तारी हुई, जगत पुजारा भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष थे, ट्रैक्टर सप्लाई करते पकड़े गए। जिस प्रकार से पोडियम मिलेगा, ये तो अपने विधायक भीमा मंडावी के परिजन को न्याय नहीं दिला पाए और झीरम के खून के छींटे आज तक ये बताए नहीं है किसको बचाने के लिए क्यों जांच को भटका रही है। झीरम थाने में जो एफआईआर था उसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है अभी चुनाव के समय दिसंबर में। ये हत्या और हत्या के षड्यंत्र की दिशा में जांच कब करवाएंगे? सुरेंद्र जी मैं जवाब ले ले। सुंदरानी जी बैठे हुए हैं, गंभीरता के साथ वो जवाब दे रहे हैं। सुंदरानी जी जरा जवाब दे दीजिएगा कि अपने अपने सरकारों में कामों को लेके, विकास कार्यों को लेके चर्चाएं तो की जा रही है, आंकड़े तो पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जिन तमाम चीजों की टीस जो है लोगों के मन में, चाहे वो जीवम घटना की बात हो, 2019 में भीमा मंडावी की हत्या हो, तमाम ऐसे उदाहरण है, उस पर चर्चा और उसका परिणाम कब निकलेगा? सुंदरानी जी। डॉक्टर अवधेश जी, निश्चित रूप से झीरम घटना हो या भीमा मंडावी जी की हत्या हो या अनेक नेताओं की हत्या जो हुई है पिछले 10-15 सालों में, जो छत्तीसगढ़ ने कुछ नेता खोए हैं, निश्चित रूप से वे दुर्भाग्यजनक है। विकास की बात कर रहे थे सुरेंद्र वर्मा जी। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 2013 से लेकर 18 तक विकास के ही रास्ते खोले। बस्तर की सड़कों का काम हुआ, बस्तर में स्कूल खोलने का काम हुआ, सरगुजा में पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया करने का काम हुआ। लगातार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार इस दिशा में बढ़ रही थी और 2022 तक नक्सलवाद समाप्त किया जाएगा, ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से एक एक्सीडेंटल सरकार बनी 2018 में। 2023 तक जिनको नक्सलवाद समाप्त करना था, जो डॉक्टर रमन सिंह जी की बनाई हुई नीति पे भी अगर काम कर लिए होते तो शायद नक्सलवाद समाप्त हो गया होता। मौज करो, केपीएस गिल का वो बयान पढ़ा होगा। नहीं, ये देखिए, ये फालतू के आरोप है। ये इसके प्रमाण है कि आपके पास, ये आपके पास प्रमाण है, ये आपके पास प्रमाण है क्या? ऐसा लो और चुपचाप बैठो। ये तो आपकी नीति थी। अरे नक्सलियों से साठ गांठ दी आपने छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आईपीओ।
ये चाहते हैं छत्तीसगढ़ कि का सबसे बड़ा हित ये खत्म हो। नक्सलियों से साठगांठ करके प्रगति और सरकार रमन्ना से इनका क्या संबंध है? नक्सलियों से साठगांठ करके सरकार सुरेंद्र जी मैं जवाब ले रहा हूँ, सुरेंद्र जी मैं जवाब ले रहा हूँ, सुरेंद्र जी ठीक है, सुरेंद्र जी मैं जवाब ले रहा हूँ, सुरेंद्र जी मैं जवाब ले रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता है उसमें। देखिए बिल्कुल आपकी सुंदरानी जी मैं आ रहा हूँ, सुंदरानी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं एक बार शशांक जी का रुख कर रहा हूँ। ऐसे में अगर आप लोग अपनी अपनी बारी में कहेंगे तो बातें निकल के आ पाएगी। समस्या इसी बात को लेकर है कि जिस गंभीर मुद्दे पे भी, ठीक है सुंदरानी जी मैं आ रहा हूँ, सुंदरानी जी मैं आ रहा हूँ, सुंदरानी जी मैं आ रहा हूँ, मैं सुरेंद्र जी मैं आ रहा हूँ। देखिए समस्या इसी बात को लेकर है कि गंभीर मुद्दे पे भी अपनी अपनी बारी, अपने अपने पक्ष में अगर आप लोग बात करेंगे तो कुछ उस पर संवाद जो है वो कुछ सार्थक साबित हो पाएगा, अन्यथा ऐसे ही जो है विवादों में या ऐसे भी चिल्ला चोट में निकल जाएगा। मैं शशांक जी का रुख करता हूं। शशांक जी, पिछले 3 साल में 1000 से ज्यादा नक्सलियों का सरेंडर करना, 2024 में 200 नक्सलियों का सरेंडर करना, 2023 में 278 नक्सलियों का और 2022 में 200, 2021 में 550 नक्सलियों का सरेंडर करना, ये आंकड़े बताते हैं कि नक्सली सरेंडर तो कर रहे हैं। लेकिन एक और दुर्भाग्य इसके पीछे की बात यह भी है कि बड़े नक्सली जो है वो सरेंडर नहीं कर रहे। सरकार कह रही है कि 4 माह में 28 सुरक्षा कैंप खोले गए, 129 मोबाइल टावर को चालू कराया गया, विकास पहुंच रहा है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन बड़े नक्सली कहां है? आज भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि बड़े नक्सली वो आंध्र में जाके सरेंडर करना पसंद करते बनस्पत छत्तीसगढ़ के। देखिए अवधेश जी, मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है जो अभी आपने छेड़ी है। इस पे बहुत गंभीरता से चर्चा भी होनी चाहिए। ये जो नक्सलवाद का या माओवाद का पूरी जो संरचना देखेंगे ना, उसमें ये जितने बड़े लोग हैं वो सब छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं जिन्होंने लीडरशिप को अपने हाथ पे रखा हुआ है। और यहाँ हथियार, छोटे मोटे भरमार बंदूक और छोटे मोटे हथियार देकर जिनको सामने रखते हैं वो छत्तीसगढ़ के नौजवान हैं, जो कुछ तो डर के मारे, क्योंकि अगर वो शामिल नहीं होते हैं तो उनके घर वालों को मार दिया जाता है, उनको धमकी दी जाती है। तो मुझे लगता है कि जो सामने रखे गए हैं वो छत्तीसगढ़ के युवा लोग हैं। और ये जो भटके हुए लोग हैं, आज जो इंटरनेट और मोबाइल का जमाना है, वो हाथ में बंदूक लेकर डर के मारे दबाव में अगर वो वहां घूम रहे हैं, वो भी देखते हैं कि उनका भी एक सुनहरा भविष्य है जो वो वहां से बाहर निकलकर बनाना चाहते हैं, वो भी अपना परिवार बसाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके इस सवाल का जवाब यह है कि छत्तीसगढ़ का जो युवा है, जो जनजाति क्षेत्रों में रहने वाला युवा है, वो चाहता है कि इस चंगुल से बाहर निकले। और ये बात मुझे लगता है कि 4 महीने में इस प्रदेश की नई सरकार को भी समझ में आ गई है। और इसीलिए जो आपने अभी आंकड़ा दिया है कि 2019 में भी, 20 में भी, 21 में भी, क्योंकि ये सरेंडर करके उस क्षेत्र को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन हमारी पुनर्वास नीति में कहीं ना कोई कमजोरी है, कहीं ना कोई दिक्कत है, एक डर है, भय है, कुछ तो लैकुना है, चाहे सिस्टम में हो चाहे उस नीति में हो। मुझे लगता है कि अगर उसको दूर करने का प्रयास ये सरकार कर रही है, राजनीति को छोड़कर सर्वदलीय बैठक इस पर होनी चाहिए। और जो बुद्धिजीवी हैं, जो हथियार डाले हुए नक्सली जो बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है उनसे बात करनी चाहिए कि उनको क्या चाहिए। अगर हमने एक अच्छी पुनर्वास नीति बनाई तो यकीन मानिए गोली से नहीं, इस नीति से ही हम नक्सलवाद का खात्मा इस छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। बिल्कुल सही। मैं सुरेंद्र जी, अब जब एक लगभग आखिरी सवाल है, समय जो है समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं, जब गैर राजनीतिक तौर पे ये इस बात का जवाब दे दीजिएगा इस सवाल का कि प्रयास अगर किए जा रहे हैं तो क्या उस प्रयास का समर्थन नहीं होना चाहिए? ना धरातल पे जाके समर्थन कीजिए, मानसिक तौर पे, शाब्दिक तौर पे तो आपको समर्थन करना होगा। अवधेश जी, कांग्रेस ने नक्सलवाद का दंश झेला है और सरकार के तमाम जो अगर इस प्रकार से फैसले लिए जाते हैं जो तार्किक हो, महत्वपूर्ण बात जो है शशांक जी ने कही, जो ठोस काम होंगे कांग्रेस हमेशा उसके साथ रहेगी। हमने डीआरजी को मजबूत किया, दुर्गा दंतेश्वरी बटालियन देखिए जो गुरिल्ला वार ये लड़ते हैं, उसमें स्थानीय जनता, क्योंकि भौगोलिक संरचना, बोली भाषा का ज्ञान होता है, बहुत बड़ी ताकत थी जिसके चलते 80% जो है शहादत में कमी आई थी। ऐसे नीतियों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है, ना कि इस प्रकार से लफाजी करने की। तो सरकार ठोस निर्णय ले, कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन करती है और कांग्रेस पूरी तरह से ऐसे मामलों में साथ है। नक्सलवाद का दंश हमारे नेताओं ने झेला है, पूरी पार्टी ने कीमत चुकाई है। भारतीय जनता पार्टी इस पर ठोस निर्णय ले, ये तो संशय की स्थिति में है। ये बताए क्या नीति है इनकी। ठीक है, सुंदरानी जी मैं आ रहा हूँ। सुंदरानी जी फाइनल कमेंट। सुंदरानी जी एक सुन लीजिए सर, सुंदरानी जी समापन का टाइम है, सुंदरानी जी समापन का टाइम है। सुरेंद्र जी ठीक है, सुरेंद्र जी मुझे समाप्त करना होगा।
ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है सुरेंद्र जी, मुझे सुंदरानी जी मुझे समाप्त करना। ठीक है सुरेंद्र, ठीक है मुझे समाप्त करना होगा। कुल मिला के ये कि मसला चाहे गंभीर कितना भी हो, जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि जहां संवाद की आवश्यकता है वहां भी विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले पे, इस पूरे पहल पे क्या आने वाले भविष्य में क्या कुछ बेहतर होगा, इसका इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को होगा। और सबसे बड़ी बात यह भी कि छत्तीसगढ़ के चेहरे पे जो बदनुमा दाग माओवादियों का है, इस दाग को समाप्त करने के लिए और कितने प्रयास धरातल पे किए जाएंगे और उसका परिणाम और असर क्या होगा, यह भी आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, शशांक जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।